उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। फिर लड़की के होंठ भींच गए, उनकी आंखों में एक खूंखार सी चमक लहरा रही थी। मैं दरअसल तुम तक पहुंचना चाहता था। इमरान ने सर झुकाकर शर्मीले लहजे में कहा। क्यों? पता नहीं क्यों, जब से तुम्हें देखा है। शट अप, क्या शामत आई है तुम्हारी? मुझे यही तवक्को थी, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा और मगमूम अंदाज में सर हिलाने लगा। फिर बोला, तुम इस नाबकार एडिटर को मुझसे ज़्यादा काबिल समझती हो। होश में हो या नहीं? हम पहली बार मिले हैं। नहीं, हम में तो बहुत पुरानी बेतकल्फ़ी है। अगर ये बात ना होती तो तुम टांग मारकर गिराती क्यों? मैं यहाँ इस जगह भी तुम्हारे साथ यही सलूक कर सकती हूँ। अरे जाओ जाओ, मैं क्या तुमसे कमज़ोर हूँ? अब के गिरा कर देखो, चटनी बनाकर रख दूंगा तुम्हारी। ये तो तुम्हें शादी के बाद ही मालूम होगा कि मैं कैसा आदमी हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अगर आप मेरे पीछे आए तो खैरियत नहीं होगी तुम्हारी। खैरियत की ऐसी तैसी। वो अंगूठी कहाँ है? कैसी अंगूठी? मंगनी की अंगूठी जो पिछले साल मैंने तुम्हारी उंगली में डाली थी। उसके बाद तुम गायब हो गई थी। आज मिली हो। मैं कहता हूँ ये रिश्ता ज़रूर होगा। तुम्हारे वालिदैन को अब भी मंजूर है। मैं कहती हूँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? ज़रा ठहरो, इस ड्यूटी कांस्टेबल को भी इतला दे दूं कि तुम मेरी मंगेतर हो। देखो, बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, भीड़ लग जाएगी यहाँ। मैं बड़ा बेहया आदमी हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं इंसल्ट प्रूफ हूँ। तुम क्या चाहते हो? लड़की ने उकताए हुए लहजे में पूछा। वो तुम्हारे घर का पता, ताकि मुझे बार बार दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े। लड़की चंद लम्हे कुछ सोचती रही, फिर अपने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं कल ज़रूर आऊँगा। शुक्रिया। ठहरो, लड़की हाथ उठाकर बोली। मकसद क्या है? जब तक तुम पतलून पहनना ना छोड़ोगी, मैं तुम्हारा पीछा ना छोड़ूंगा। जिस दिन मैंने तुम्हें गरारे शलवार या स्कर्ट में देख लिया, उस दिन से तुम मेरी शक्ल भी ना देखोगी। तुमसे मतलब है मैं जो चाहूँ पहनूं। तुम कौन होते हो? लड़की फिर झुंझला गई। मैं तुम्हारा मंगेतर होता हूँ और इस वक्त तक रहूँगा जब तक पतलून। तुम मुझे नहीं जानती। मुझे एक औरत के चलने का अंदाज पसंद था, लिहाजा मैंने उसके शोहर से उसे तलाक दिलवा दी। हालांकि मेरे 5,000 रुपये ज़रूर खर्च हो गए, लेकिन शहर में वो चीज़ तो ना रही जो मुझे पसंद ना थी। तुम पर भी 2-4 हज़ार खर्च कर दूंगा। फिर तुम्हें या तो शहर छोड़ना पड़ेगा या पतलून। अरे तुम खुदाई फौजदार हो, लड़की दांत पीस कर बोली। खुदाई फौज का हवालदार मेजर, इमरान ने संजीदगी से सर हिलाकर कहा। लड़की चंद लम्हे कुछ सोचती रही और फिर बोली, अगर मैं शोर मचा दूं कि तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो तो? अरे खुदा के लिए मचाओ भी। मैं यही चाहता हूं कि तुम शोर मचाओ। इतनी देर से मैं झक क्यों मार रहा हूं? मकसद यही है कि तुम शोर मचाओ। क्या करोगे तुम? दिनों का काम घंटों में हो जाएगा। तुम कल ही से पतलून पहनना छोड़ दोगी। कहो तो पूरी स्कीम बता दूं। तुम शोर मचाओगी, लोग इकट्ठा होंगे। मैं कहूँगा ये मेरी बीवी है, 2 साल गुजरे अपने दादा भाई के साथ भाग गई थी। कार्ड पर तुम्हारा नाम नासिबा तहरीर है। मैं जन्नत बीवी बताऊँगा। कहूँगा ये इसलिए पतलून डाले फिरती है कि उसे कोई पहचान ना सके। चलो शोर मचाओ, कुत्ते कमीने। वो किलकिला कर सिरे लब बड़बड़ाई। मैं सिर्फ 2 मिनट तक और तुम्हारे शोर मचाने का इंतज़ार करूँगा। लड़की यखलख दूसरी तरफ मुड़कर चल पड़ी। इमरान ने भी वही हरकत की। वो मुखालिफ सिमत में मुड़ा था। फिर चलते चलते दोनों ने एक साथ मुड़कर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चल पड़े। बिज़ाहिर इमरान की यह हरकत अहमकाना थी, लेकिन हकीकतन उसकी तह में बहुत कुछ था। ज़ेबा की बजाय अगर और कोई लड़की होती तो इमरान इस हरकत पर हुल्लड़ मचाए मगर हरगिज़ न मानती, मगर वो सिर्फ झुंझला कर रह गई। ऐसा मालूम होता था जैसे वो बड़ी मुश्किल से जब्त कर रही है। इमरान ने उससे एक ही नतीजा निकाला कि इसके हाथ ज़रूर मुलविस हैं, इसलिए वो अपनी तशहीर से डरती है। इस वक्त उसका किसी किस्म का इक़दाम भी पुलिस केस बन सकता था, लेकिन वो पुलिस की नज़र में आने से कतराती थी, क्योंकि खुद उसका ज़मीर भी एहसास जुर्म का शिकार है। सीक्रेट सर्विस के 8 मेंबर जजीरे वाली नुमाइश में चकराते फिर रहे थे। उन्हें शीला नामी एक लड़की की तलाश थी जिसका हुलिया X2 ने बताया था, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि X2 इस लड़की की तलाश में क्यों है। जूलियाना फिट्जवाटर और सार्जेंट नाशाद साथ चल रहे थे। सार्जेंट नाशाद बड़ा
रोबदार चेहरा रखता था। उसकी चढ़ी हुई भूरी मूछें ही चेहरे पर सब कुछ थी। लोग उसकी सूरत ही देखकर लरस जाते थे, मगर वो खौफ उस वक्त तक कायम रहता था जब तक वो बोलता नहीं था। जहां उसने गुफ्तगू शुरू की, सारा वक़ार रुखसत हो गया। जूलिया को उससे चिढ़ सी हो गई थी, लेकिन काम की हद तक तो बर्दाश्त करना ही पड़ता था। वैसे अगर वो तन्हा होती तो तनवीर साथ लग गया होता, और तनवीर की मैयत में कोई काम कर लेना नामुमकिन नहीं तो दुश्वार ज़रूर था, क्योंकि वो उसे अपने दुखे हुए दिल की पुकार सुनाना शुरू कर देता था। सार्जेंट नाशाद की बकवास दुनिया सिर्फ इसके अशआर की अंग्रेज़ी तर्जुमों ही तक महदूद थी, मगर आज वो कुछ चुपचाप सा था, जिसकी वजह शायद ये थी कि उसे शाम से शराब नहीं मिली थी। यहाँ नुमाइश के किसी बार में बैठकर वो अपनी प्यास को बुझा सकता था, मगर X2 का खौफ उसे हर हाल में इतला हो जाती कि सार्जेंट नाशाद ने ड्यूटी पर शराब पी थी। ये लड़की शीला, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, कहीं हमारे X2 की कोई मंजूरे नज़र ना हो। बकवास है, X2 जैसे लोग औरतों की परवाह कम करते हैं, जूलिया ने बुरा समूह बनाकर कहा। वो X2 के मुतल्लिक कोई बराबर रिमार्क सुनना पसंद नहीं करती थी। X2। सार्जेंट नाशाद ने एक तवील सांस ली। वो शायद हमारी कब्रों में भी घुस आएगा। अचानक वो चलते चलते रुक गया, और जूलिया को यही महसूस हुआ जैसे नाशाद को बताए हुए हुलिये की लड़की नजर आ गई हो। मगर नाशाद बड़बड़ाया, ये इमरान यहाँ क्या करता फिर रहा है? वही जो दूसरे हज़ारों आदमी करते फिर रहे हैं। क्या तुम भूल गए हो कि ये नुमाइशगाह है? मेरा मतलब ये है कि कहीं ये भी इस लड़की के चक्कर में ना हो। ये क्यों कर मुमकिन है? इस आसमानी तहरीर वाले केस में कैसे मुमकिन हुआ था? मुजरिम तक कौन पहुँचा था, हम या इमरान? उसे किसने पकड़ा था, X2 ने या इमरान ने? अगर इमरान ना पकड़ता तो उसे X2 ही पकड़ता। तुम्हें किसी ने इतला दी थी कि इमरान और जूलिया मुजरिमों को ला रहे हैं। तुम X2 की इतनी तरफदार क्यों हो? वो मेरा ऑफिसर है। क्या तरफदार होने के लिए इतना ही जवाब काफ़ी नहीं है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है कि इमरान को इस लड़की के सिलसिले में टटोलना चाहिए, मगर शायद इसकी मुखालिफत करो, क्योंकि उसने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। ये गलत है। अगर इमरान ना होता तब भी X2 कुछ ना कुछ ज़रूर करता, क्योंकि वो हालात से बाखबर था। मेरे खुदा, तुम बड़ी एहसान फरामोश हो जूलिया। इस पे एहसान फरामोश की क्या बात है? अगर इमरान भी इस वक्त किसी मुसीबत में फंस जाता तो क्या होता? तुम खुद सोचो, क्या इस वक्त X2 हम दोनों को बचाने की कोशिश ना करता? छोड़ो, मैं तो चला। कुछ देर उससे छेड़छाड़ ही कर लेता हूँ। उससे गुफ्तगू करने में बड़ा मज़ा आता है। सार्जेंट नाशाद ने आगे बढ़कर इमरान को जा लिया। गैर इरादी तौर पर जूलिया भी इस तरफ चल पड़ी। किस चक्कर में हो दोस्त? सार्जेंट नाशाद ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा। कुछ नहीं, सोच रहा था कि अबाबील को लातीनी में क्या कहते हैं। इमरान ने मुड़कर जवाब दिया। फिर जूलिया पर नजर पड़ते ही बोला, ओह मिस फूलिया। जूलिया ने बुरा समूह बनाकर तस्दीक की। ओह माफ़ कीजिए ना, मुझे हमेशा इस तरह याद आते हैं, और मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आप लोगों की? वैसे आज यहाँ 8 मौजूद हैं। ये तो बहुत बुरी बात है कि तुम 8 को पहचानते हो, सार्जेंट नाशाद ने कहा। शायद शहर में तुम तन्हा आदमी हो जिससे हमारा इल्म है। इसमें बुराई क्या है सार्जेंट शादाब? शादाब नहीं, नाशाद एक ही बात है। हाँ तो क्या बुराई है? इमरान ने लापरवाही से सर हिलाकर कहा। बुराई तो इस वक्त मालूम होगी जब तुम किसी से इसका तस्करा करोगे, यानी जिससे भी इसका तस्करा करूंगा वो तुम्हें गालियां देगा। क्यों? तुम तस्करा करके देख लो, क्या हशर होता है तुम्हारा? सार्जेंट नाशाद, जूलिया ने उससे मुखातिब किया। इस जगह कितनी देर ठहरने का इरादा है, जब तक बेचारा इमरान आप लोगों की हैसियत ना भूल जाए? इमरान ने सर हिलाकर मगमूम लहजे में कहा। अच्छा दोस्त, फिर तुम देख ही लेना, सार्जेंट नाशाद कहता हुआ आगे बढ़ गया। जब जूलिया भी चलने लगी तो इमरान ने कहा, क्या ख्याल है, इस मौसम में कॉफ़ी अच्छी रहेगी? नहीं शुक्रिया, जूलिया ने कहा और आगे बढ़ गई। वो जानती थी कि इमरान उसका ताक़ुब नहीं करेगा। इसकी दानिश्त में उसे इसका इल्म ही ना रहा होगा कि सीक्रेट सर्विस वाले यहाँ क्यों आए थे। एक जगह वो सब आ मिले। उनकी आपस की गुफ्तगू का माहासिल ये था कि वो शीला का पता लगाने में अब तक नाकाम रहे थे। इमरान, जूलियाना, फिट्जवाटर और सार्जेंट नाशाद के अलावा और किसी को नहीं मिले था, इसलिए इसका तस्करा नहीं किया गया। वो सभी उसे पहचानते थे, लेकिन उसके मुतल्लिक इनकी राय अच्छी नहीं थी। अब हमें वापस जाना चाहिए, तनवीर ने कहा। जूलिया के अलावा सब ने इससे इत्फाक किया। जूलिया का ख्याल था कि वो इस वक्त तक ठहरेगी जब तक नुमाइश का इख्तिताम ना हो जाए, और उसने इनसे भी यही करने को कहा।
बेकार बात है, जाफरी बोला। हमने यहाँ कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ उसे तलाश ना किया गया हो। और फिर क्या ये ऑर्डर था कि नुमाइश के इख्तिताम तक हम यहाँ रुकें? मैं तो रुकूंगी, जूलिया ने कहा। इसकी ये बात फैसला कुन भी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद उसके अलावा और सारे मेंबर वहाँ से चले गए। जूलिया मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंट की चक्कर लगाती रही। वो आज बड़ी पुरकशिश नजर आ रही थी, क्योंकि आज स्कर्ट की बजाय साड़ी में थी। साड़ी में वो हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। उसकी उम्र 24 से कम नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों अभी तक चेहरे पर पक्कापन नहीं आया था। अंदाज में बाजुकात शर्मीलेपन की झलकियाँ नजर आने लगती थी। उसे X2 के ख्वाब आने लगे थे। जब भी कोई संजीदा और बावकार आदमी उसे नजर आता, उसके मुतालिक सोचने लगती कि कहीं वो X2 ही ना हो। वो ऐसे आदमियों को देर तक घूरती रहती, हत्ता कि वो लोग भी ऐसे महसूस कर लेते। इनमें से बाज़ तो गलतफहमी में मुब्तला हो जाते। जूलिया से ये सब कुछ अमूमन बेख्याली ही में सरसद होता था, और फिर जब वो ख्यालात की दुनिया से बाहर आती तो उससे बड़ी शर्मिंदगी होती। आज भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया। वो चलते चलते थक गई थी, लिहाजा सुस्ताने के लिए एक रेस्टोरेंट में जा बैठी। वेटर से कॉफ़ी के लिए कहा। अगर X2 को शराब पसंद होती तो वो शराब ही तलब करती। पहले वो कभी कभार पी लिया करती थी, लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि X2 शराबियों को अच्छी नज़र से नहीं देखता, तब से एक बूंद भी उसके लिए हराम हो गई थी। वो कॉफ़ी की चिस्कियाँ लेती रही, साथ ही उनकी नज़र भी चारों तरफ भटकती फिर रही थी। यहाँ दर्जनों खुशपोश जोड़े नजर आ रहे थे। अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर रुक गई और उसका दिल धड़कने लगा। ये आदमी भी ऐसा ही था जिस पर X2 का धोखा हो सकता था। ये करीब करीब वैसा ही था जैसे वो X2 को समझती थी, यानी X2 की जैसी तस्वीर उसने अपने जहन में बना रखी थी। भरा हुआ सा बावकार चेहरा, कुशादा पेशानी, आंखें सोच में डूबी हुई, जिस्म पर मामूली कपड़े का सूट, लेकिन रख रखाव में सलीका और सुथरापन, सादा सी टाई। वो ख्यालात में खोकर उसे घूरती रही। बार बार उसका दिल चाहता था कि वो चीफ ऑफिसर X2 है, इससे सवाल कर बैठे, उससे पूछे कि क्या वो इसका पुरइसरार। फिर वो इस वक्त चौंकी जब वैरा खाली बर्तन समेटने लगा। अब वो आदमी भी उसे खनकियों से देख रहा था। जूलिया ने जल्दी से बिल अदा किया और बाहर निकल आई। अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि किसी ने उसके करीब ही से कहा, ज़रा सुनिएगा। जूलिया रुक कर मुड़ी, लेकिन दूसरे ही लम्हा में उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि ये वही आदमी था जिसे वो रेस्टोरेंट में X2 समझकर घूरती रही थी। क्या मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं? उसने बड़े अदब से कहा। जी नहीं। क्यों? मैं समझा था शायद आप मुझे इस तरह देख रही थी जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। आपको गलत फहमी हुई है, जूलिया ने कहकर आगे बढ़ने का कसद ही किया था कि करीब से गुजरती हुई भीड़ में से किसी ने धक्का दिया और वो गिरते गिरते बची। अचानक उसके करीब खड़े हुए आदमी ने मजमा पर एक छलांग लगाई और एक को गिरबान से पकड़ते हुए एक तरफ खींच लाया। ये क्या हरकत थी? उसने गिरबान को झंझोड़ते हुए कहा। यह आदमी भी खुशपोश ही था और उससे उलझ पड़ा, लेकिन रेस्टोरेंट वाला आदमी उससे ज़्यादा ताकतवर मालूम होता था। उसने 2 ही 4 घूंसों में उसे ज़मीन दिखा दी। उनके गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। जूलिया बुरी तरह बौखला गई थी। लोगों के पूछने पर इस आदमी ने कहा, इसने इन खातून को जानबूझकर धक्का दिया था। पुलिस को दो, पुलिस को दो। चारों तरफ से आवाज़ें आईं और वो आदमी जूलिया की तरफ देखने लगा। जूलिया जल्दी से बोली, नहीं, जाने दीजिए, मैं ख्वामख्वाह बात नहीं बढ़ाना चाहती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही लोगों की रहमदिली की वजह से गुंडे सरकशी करने लगते हैं, उसने जवाब दिया। मार खाने वाला ज़मीन पर बैठा बगलें झांक रहा था। अचानक वो उठकर भागा और लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। हम यहाँ से हट जाना चाहिए, जूलिया हाँफती हुई बोली। जैसी आपकी मर्जी। वैसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि उसके दूसरे साथी भी इस भीड़ में मौजूद थे, लेकिन मुसलिहतन खामोश रह गए। हो सकता है कि नुमाइश के बाहर उनसे भी निपटना पड़े। हो सकता है, जूलिया ने कहा। फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, देखा जाएगा। इन कबख्तों से कोई जगह खाली नहीं है। पहले ये गैर मुल्कियों से घबराते थे, अब उन्हें भी परेशान करने लगे हैं। आप शायद अतालवी हैं। नहीं, स्विस। ओहो, तभी आप में इतनी मशरूकियत है। अतालवी और स्विस लड़कियां हमारी ही लड़कियों की तरह शर्मीली होती हैं। देखिए, आप इस मशरकी लिबास में करीब करीब मशरकी ही मालूम होती हैं। वैसे मैं सिर्फ आपके लहजे ही से आपको गैर मुल्की समझा था। अच्छा चलिए, मैं आपको घाट पर पहुंचा दूं। नहीं, आपको तकलीफ़ होगी, इसकी फ़िक्र ना कीजिए, वरना आपको शिकायत होगी कि अजनबी देश में आपके साथ बदसलूकी की गई।
नहीं, मेरे देश में बुरे आदमी बसते हैं और आपकी तरह शरीफ भी। वो चलते रहे हत्ता के नुमाइश के अहाते से निकल गए। बाहर भी आने जाने वालों की खासी भीड़ मौजूद थी और इसका सिलसिला घाट तक था। दफतन किसी ने करीब ही से कहा यही था और 3-4 आदमी जूलिया के साथी पर टूट पड़े। जूलिया उछलकर एक तरफ हट गई, लेकिन उसका साथी इतनी ही देर में 2 आदमियों को नीचे गिरा चुका था। फिर तीसरे को भी जूलिया ने खला में उछलते देखा। एक ही घूंसे ने उससे भी जमीन पर पहुंचा दिया। बाकी 2 भाग निकले। लोग फिर उनके गिर्द इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते खासी भीड़ हो गई और इन तीनों को भी निकल जाने का मौका मिल गया। बामुश्किल तमाम उन्होंने लोगों को इस तफसारा से पीछा छुड़ाया और अब वो भी तेजी से घाट की तरफ जा रहे थे। मैं फिर कहता हूँ कि पुलिस को रिपोर्ट दे दी जाए, जूलिया के साथी ने कहा। होना तो यही चाहिए, जूलिया ने हाँफते हुए कहा, लेकिन बाद की परेशानियाँ दर्द सर हो जाएंगी। तफ्तीश होगी, मुकदमा कायम होगा, ऐसी दूसरी सैकड़ों झंझटें। हाँ ये तो ठीक है, उसके साथी ने आहिस्ता से कहा। बहरहाल जूलिया की जान में जान आई कि वो इस बहस को आगे बढ़ाने की बजाय उससे मुतफ़िक हो गया था। दोनों जल्द ही घाट पर पहुंचकर एक लॉन्च में बैठ गए। ठीक 3 बजे रात को जूलिया के फ़ोन की घंटी बजी। वो बेखबर सो रही थी। घंटी मुतवातर बजती रही और जागना ही पड़ा। जाहिर है कि इस वक्त X2 के अलावा और कौन फ़ोन कर सकता था। जूलिया उससे पूछती थी, लेकिन मीठी नींद में शायद दुनिया की सारी लिज्जतों से अफजल होती है, वरना वो इस पर झुंझलाती क्यों। इसलिए लेटे ही लेटे हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा और उसने जवाब में X2 की आवाज़ सुनाई दी। क्यों? क्या वो तुम्हारे घर में भी आया था? कौन? वही जिसने तुम्हें गुंडों से निजात दिलाई थी। तो क्या सचमुच वो आप ही थे? जूलिया नींद की झोंक में पूछ उठी। वो अब भी ऊँग रही थी। आमक लड़कियों की तरह ख्वाब ना देखा करो। X2 की गुस्सेली आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो कह रहा था, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं एक ऐसे गिरोह के चक्कर में हूँ जो शरीफ और भोली भाली लड़कियों का पेशा करने पर मजबूर कर देता है। ओहो, जूलिया की नींद बिल्कुल गायब हो गई। मैं नहीं समझी, हालांकि तुम्हारी आवाज़ से साफ जाहिर है कि तुम सब कुछ समझ गई हो। जी, तो क्या? हाँ, तुम इसी गिरोह के एक आदमी के चक्कर में पड़ गई हो। वो इसी वक्त से तुम्हारे पीछे लगा हुआ था जब तुम अपने साथियों से अलग हुई थी। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इस आदमी से होशियार रहना। वो जो कुछ भी हुआ था एक अच्छा खासा ड्रामा था। तो क्या आपने इसलिए मुझे वहाँ भेजा था? जूलिया ने शिकायत आमेज लहजे में पूछा। नहीं, मैं ये सोच में नहीं सकता था कि वो तुम पर टोरे डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम एक स्मार्ट किस्म की लड़की हो। मगर इससे क्या कहा जाए कि साड़ी में तुम बिल्कुल बुद्धू मालूम होने लगती हो। वैसे हुस्न ज़रूर पड़ जाता है। जूलिया इस रिमार्क पर शर्मा गई। अच्छा सुनो, X2 की आवाज़ फिर आई। हाँ, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या वो तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट में भी आया था? जी नहीं, मैंने इखलाकन उससे कहा भी था, मगर वो जल्दी का बहाना करके चला गया, अपनी शराफत और बेगर्जी जाहिर करने के लिए। बहरहाल वो फिर तुमसे मिलेगा मुस्तकबिल करीब ही में, लेकिन तुम ये ना जाहिर होने देना कि उसकी तरफ से मुतमईन हो। इससे खाइफ होने की ज़रूरत नहीं। वो तुम्हें जब भी मिलेगा मैं तुमसे ज़्यादा फासले पर नहीं हूँगा। काश मैं आपको देख सकती हूँ। क्या करोगी? ये एक फजूल ख्वाहिश है जो शायद कभी ना पूरी हो सके। फिर X2 ने जूलिया के जवाब का इंतज़ार किए बगैर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। जूलिया ने एक तवील सांस ली और रिसीवर रखकर खिड़की के बाहर झांकने लगी। उसकी आंखों में गम के साए नजर आ रहे थे। दूसरी शाम इमरान इस लड़की के मकान के सामने मौजूद था जिसे माहनामा कमर लचकदार के दफ्तर में मुलाकात हुई थी। पहले उसने ये मालूम करने की कोशिश की थी कि वो घर में मौजूद है या नहीं। शायद वो अभी दफ्तर से वापस नहीं हुई थी। इमरान ने ज़रा ही सी देर में इसके मुतालिक बेहतरीन मालूमात फराहम कर ली। वो वहाँ तन्हा रहती थी। पड़ोसियों से उसकी शनासाई नहीं थी। कभी कोई उससे मिलने के लिए नहीं आता था। रातें घर ही पर गुजारती थी। पड़ोसियों का ख्याल था कि वो बहुत मगरूर है। किसी ने आज तक उसे जनाना लिबास में नहीं देखा। सर्दियों में पतलून और चमड़े की जैकेट पहनती थी और गर्मियों में कमीज़ और पतलूनों में जनाना तराशगी नहीं होती थी। ठीक 6 बजे वो मकान की तरफ आती दिखाई दी। इमरान ने आगे बढ़कर इसका इस्तकबाल किया, लेकिन वो इमरान को देखते ही कुछ घबरा सी गई। हाँ, इमरान दीदे नचा कर बोला, फिर वही पतलून, यहाँ तुम पिट जाओगे। लड़की ने खुद को संभाल कर कहा, बेहतर है कि चुपचाप चले जाओ।
पिट जाना मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, समझी। लेकिन अब तुम्हें ये शहर छोड़ देना पड़ेगा। तुम शायद मेरी बातों को मजाक समझती हो। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैं पिछली रात 1 मिनट के लिए भी नहीं सो सका। रात भर तुम्हारी पतलून मुझे गुस्सा दिलाती रही, मेरी हड्डियाँ सुलगती रही, और आज सुबह से ही मैंने तुम्हारे खिलाफ मवाद इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इस वक्त मेरे पास इतनी इत्तलाआत हैं कि खुदा की पनाह। अब आखिरी बार फिर कहता हूँ कि या पतलून पहनना तर्क कर दो या इस शहर से कहीं और चली जाओ। शट अप, उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और आगे बढ़ गई। पोस्ट बॉक्स नंबर 213, इमरान ने बुलंद आवाज में कहा, और वो अचानक इस तरह पलटी जैसे पुश्त पर गोली लगी हो। वो पलकें झपकाए बगैर इमरान को देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इमरान के पास वापस आ गई। इमरान ने उसे बोलने का मौका दिए बगैर कहा, शायद कमल लचकदार के एडिटर को इसकी इत्तला नहीं है कि तुम बड़ी रकमों के मनी ऑर्डर भी वसूल करती हो। क्यों? तुम कौन हो? लड़की ने आहिस्ता से पूछा। खुदाई फौजदार। तुम्हें इससे क्या गर्ज? बस पतलून पहनना छोड़ दो, फिर कभी मेरी शक्ल भी ना देखोगी। बस ये है कि आज सुबह से अब तक मैंने तुम पर तकरीबन 500 रुपये सर्व किए हैं। मुझ पर क्यों? आहा, तो क्या ये मालूमात मुझे मुफ्त हासिल हुई हैं? अब अगर मैंने कल भी तुम्हें पतलून में देखा तो तुम जेल में दिखाई दोगी। लड़की कुछ ना बोली, उसके चेहरे पर सरासमीगी के आसार थे। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे वो भरे बाजार में चोरी करती पकड़ी गई हो। बस मैं कल तक और इंतजार करूंगा, इमरान बड़बड़ाया, और सुबह ही तुम्हारे दफ्तर के सामने तुम पर एक नजर डालूंगा। अगर तुमने मेरा कहना मान लिया तो फिर तो कभी मुझे अपने करीब नहीं देखोगी, समझी? दूसरी सूरत में क्या होगा ये तुम खुद ही समझ सकती हो। वैसे तुम्हें सीक्रेट गरारे या सारी भी देखकर मैं ये भुला दूंगा कि तुम मुजरिमों और साजिशों के एक गिरोह से ताल्लुक़ रखती हो। अब मैं पतलून नहीं पहनूंगी, वादा करती हूँ। हाँ, वेरी गुड। इमरान अहमकाना अंदाज में हंसकर वापसी के लिए मुड़ा। सुनिए तो सही, लड़की ने उसे रोका। बस अब सब कुछ ठीक ठाक है, परवाह मत करो, इमरान ने उसकी तरफ मुड़े बगैर कहा और तेज कदमों से चलता हुआ एक गली में मुड़ गया। कैप्टन जाफरी बाहर जाने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने कोट की आस्तीनों पे हाथ डाले तो फोन की घंटी बज उठी। जाफरी ने झुलाकर कोट को मेज पर डाल दिया और रिसीवर उठाकर दहाड़ा, हेलो। आहा, दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम यकीनन अपने फोन की मीटर को सदमा पहुंचाओगे। ओह आप, गुड मॉर्निंग सर। जाफरी भुखला गया क्योंकि आवाज़ X2 की थी। मॉर्निंग। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम्हारे लिए एक काम है। फरमाइए जनाब। महानामा कमर लचकदार के दफ्तर में एक लड़की काम करती है, मिस ज़ेबा। नसरो वांजी बिल्डिंग के 11वें फ्लैट में रहती है। इसके मुतालिक मालूमात फराहम करनी है। वो किन लोगों में उठती बैठती है, उसके मुतालिक सुबह और शाम तक की रिपोर्ट मुझे हर रोज़ चाहिए। तुम्हारी आसानी के लिए ये भी बता दूँ, दफ्तर के फ़राइज़ में डाक वसूल करना भी उसकी ज़िम्मा है, और वो पोस्ट ऑफिस जाकर बराह रास्त वहीं से डाक वसूल करती है। पोस्ट बॉक्स नंबर 213 है। तुम्हें देखना है कि वो रोज़ाना कितने के मनी ऑर्डर वसूल करती है और दफ्तर में कितनी रकम जमा कराती है। पोस्ट बॉक्स नंबर किस पोस्ट ऑफिस का है? जाफरी, कभी कभी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। मैं नहीं समझा जनाब। जाफरी फिर बौखला गया। जब पोस्ट बॉक्स नंबर के साथ ऑफिस का नाम लिया जाए तो वो नंबर हर हाल में जनरल पोस्ट ऑफिस ही का होता है। ओह जी हाँ, मैं समझता हूँ। खैर, तो फ़िलहाल तुम्हें इत्तला ही करना है। बहुत बहुत बेहतर जनाब। सिलसिला मुनक़ता हो गया और जाफरी रिसीवर रखकर कोट पहनने लगा। साथ ही वो बुरा सा मुंह बनाए हुए कुछ बड़बड़ाया भी जा रहा था। सार्जेंट नाशाद एक गज़ल कह रहा था। सामने रखे हुए कागज़ पर उसने बहुत से कवाफी लिख रखे थे। इन काफियों में से एक एक मिसरा कहकर इन पर घिरें लगाता जा रहा था कि अचानक एक मिसरे में उसे गाड़ी रुकती हुई सी मालूम हुई। उसने उसकी तख्ती शुरू कर दी। गमे जाना, अबे खटखट, लहू बनकर, अबे खटखट। हाँ ठीक तो है, गमे जाना, लहू बनकर, टपक आँखों से कुछ यूं भी, अबे खिटखिट, अबे खिटखिट, अबे खिटखिट,
अबे खिटखिट। सार्जेंट नाशाद इस तरह मिस्रों की तख्ती करता था और कालतन फ़आलात के बिखेड़े आज तक उसकी समझ में नहीं आते थे। वैसे वो अक्सर दूसरे शायरा को अरूज से नावाकिफ़ और बिल्कुल ही कुंदा ना तराश बताया करता था। जब भी कभी नशिस्त में शेर व शायरी की बात छिड़ती, सार्जेंट नाशाद अरूज ले बैठता और उसकी हमनशीन जो उससे ज़्यादा नहीं होते थे इसके हाँ में हाँ मिलाते। सार्जेंट नाशाद फ़ौजी आदमी था, तालीम भी वाजबी सी थी, लेकिन उसके बावजूद उससे जुगत उस्ताद होने का दावा था और उसके साथ वाले उसकी उस्तादी के कायल भी थे, क्योंकि अक्सर उसके अशार मीर गालिब जैसे उसातिज़ा के अशार से भी लड़ जाते थे। ऐसे ही एक मौका पर किसी ने एतराज़ कर दिया। सार्जेंट नाशाद हट से बोला तो लद हुआ और उस पर एक ज़ोरदार कहका पड़ा। फिर अचानक से याद आया कि उसे तौलत नहीं तवारिद कहते हैं, मगर अब क्या हो सकता है। उसने यही मुनासिब समझा कि अब खुद भी कहकों में शरीक हो जाए। मुशायरों में बड़े ठिसे से जाता। इस वक्त उसके जिस्म पर फौजी वर्दी की बजाय चूड़ीदार पजामा होता और फूलदार जामदानी की अचकन, सर पर लखनवी तर्ज की टोपी, गले में पान और दबाकर इस तरह चलता जैसे पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हों, मगर इस वक्त वो नशे में ज़रूर होता था। बहरहाल ये था नाशाद। इस महकमे में क्यों था, इसका जवाब शायद इमरान के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। इस वक्त नाशाद बहुत ज़ोर शोर से गज़ल कह रहा था। मुंतखब शुदा कवाफ़ी में मिसरे हो चुके थे और सिर्फ गिरहें लगानी बाकी थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी और इस तरह उछल पड़ा जैसे उसी किसी मुशायरे की डाइस से नीचे फेंक दिया गया हो। वो जानता था कि फ़ोन या तो जूलिया का होगा या X2 का। इसने बड़ी एहतियात से रिसीवर उठाया। नाशाद। दूसरी तरफ से X2 की आवाज़ आई, गज़ल हो रही है। नहीं जनाब, मैं पुराने केसों की फाइल उलट रहा था। कसम ले लीजिए जो साल भर से आधा मिसरा भी हुआ हो। अच्छा तो सुनो, तुम्हें शादाब नगर जाना है। वहाँ मॉडल गर्ल स्कूल में एक उस्तानी है नाहिद, उसके मुतालिक मालूमात फराहम करनी है। किस किस्म की मालूमात फराहम करोगे? वो यानी कि सार्जेंट नाशाद हकला कर रह गया। मैं उसकी उम्र नहीं मालूम करना चाहता, ना आशिकों की तादाद, समझे? जी हाँ, नाशाद बुखला कर बोला। फिर क्या मालूम करना चाहते हो? जी वो ये। शट अप, वो बहुत हसीन औरत है। X2 ने कहा। तुम इस पर नज़म कहने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हें ये मालूम करना है कि वो किस किस्म के लोगों से मिलती जुलती है और ये कि कोई उसकी निगरानी तो नहीं कर रहा। जी हाँ, मैं समझ गया। तुम शराब पीकर तफ्तीश के लिए नहीं निकलोगे। अरे जनाब, ला हौला वाला कुव्वत, मैंने बिल्कुल तर्क कर दी है। यानी मेरा मतलब है कि ड्यूटी पर बिल्कुल नहीं पीता। यकीन फरमाइए, उससे इश्क करने की कोशिश नहीं करोगे। बहुत बेहतर जनाब। कैप्टन खावर X2 के हुक्म से इस लड़की के बाप के मुतालिक छानबीन कर रहा था जिसकी लाश सड़क पर पाई गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके X2 के मखसूस नंबर डायल किए जो टेलीफोन डायरेक्टरी में नहीं थे। जी हाँ, उसने माउथ पीस में कहा। अब वो भी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो उसकी लड़की ही की लाश थी। वो मिस्टर हार्पर का मैनेजर है। हार्पर को तो आप जानते ही होंगे, बेअंदार दौलत का मालिक। हाँ, मैं हार्पर को जानता हूँ। तुमने मकतूला के मुतल्लिक और क्या मालूम किया है? वो एक खुश मिजाज और बासलीका लड़की थी। दायरा अहबाब ज़्यादा वसी नहीं था। जिस लड़के से शादी करना चाहती थी वो उसके वालिदैन को पसंद नहीं था। बस तुमने यही एक काम की बात मालूम की है। अच्छा, फिर इस लड़के का क्या बना? ओहो, उसके मुतल्लिक तो मैं कभी कुछ मालूम नहीं कर सका, कैप्टन खावर ने कहा। हाँ, तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की थी कि लड़की की खुश मिजाजी और खुश सलीकती के मुतल्लिक पहले मालूम करो, कैप्टन खावर। आली जनाब, आजकल तुम लोगों ने अपनी अक्लों को छुट्टी दे रखी है, X2 ने नाखुशगवार लहजे में कहा। अच्छा, मुझे इस लड़के का नाम और पता बताओ। आदिल परवेज़, सरदार मंजिल, फ्लैट नंबर 7। अच्छा, बस तुम्हारा काम ख़त्म, X2 ने कहा और सिलसिला मुनक़ता हो गया। जूलियाना फिट्ज़वाटर इस मुलाकात को इत्फाक़िया समझी और अगर X2 से इस मौजू पर पहले ही गुफ्तगू ना कर चुकी होती, वही आदमी जिसने लड़कियों के जजीरे में से गुंडों से बचाया था एक जनरल स्टोर में मिल गया। जूलिया कॉस्मेटिक्स खरीद रही थी। एक बैक उसकी नज़र काउंटर पर दाहिनी तरफ पड़ी और उससे वही आदमी नजर आया। वो मुख्तलिफ किस्म के पाइप देख रहा था और इसमें इतना मुनहमिक था कि शायद उसे वहाँ जूलिया की मौजूदगी की खबर ही नहीं थी। पहले तो जूलिया ने सोचा कि चुपचाप निकल ही जाए, लेकिन फिर X2 की हदायत का ख्याल आ गया। वो सोचने लगी मुमकिन है X2 भी यही कहीं मौजूद हो। निफ़तन एक बार दोनों की नज़रें मिली, लेकिन इस आदमी के चेहरे पर बदस्तूर वही अजनबियत सी पाई जाती रही। वो फिर
पाइपों की तरफ मुतवज्जा हुआ। ऐसा मालूम हुआ जैसे वो जूलिया को पहचानता ही ना हो। जूलिया का कॉस्मेटिक्स खरीदी और उनका पैकेट संभालती हुई बाहर निकल आई। वो शायद अभी तक कोई पाइप मुंतखब नहीं कर सका था। जूलिया गैर इरादी तौर पर बाहर रुक गई और उसके बाजुओं में संभला हुआ पैकेट ज़्यादा वजनी नहीं था, इसलिए उसे वहाँ ठहरना गिरा भी नहीं गुजरा। थोड़ी देर बाद वो भी बाहर आया। फुटपाथ पर ही रुककर चारों तरफ इस अंदाज में देखने लगा जैसे उसे किसी की तलाश हो। जूलिया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी। उसने एक बार फिर जूलिया की तरफ देखा और इस अंदाज में दूसरी तरफ देखने लगा जैसे बास अजनबी राहगीर एक दूसरे को देखते हैं। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? जूलिया ने उसके करीब पहुँच कहा। वो चौंक पड़ा और निदामत आमेज मुस्कुराहट के साथ बोला, माफ़ कीजिएगा, ये मेरी बदकिस्मती है। वैसे मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने आपको कहाँ देखा था। ताजुब है, आप इतनी जल्दी भूल गए। अभी 4 ही दिन पहले की बात है। हम दोनों जसीरे वाली नुमाइश में मिले थे और आपने मुझे इन गुंडों से बचाया था। ओह हाँ, उफ, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। मुझे याद आ गया। कहिए आप अच्छी तो है ना? ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो जल्द से जल्द जूलिया से पीछा छुड़ाना चाहता हो, लेकिन किसी मजबूरी ने पैर पकड़ रखे हों। वो बार बार सर ऊंचा करके इधर उधर देखने लगता था। क्या आपको जल्दी है? जूलिया ने पूछा। जी हाँ, मगर कोई टैक्सी नहीं नज़र आ रही। मेरी कार 3 दिन से एक गैराज में पड़ी हुई है। ओहो, तो चलिए, मेरी गाड़ी मौजूद है। इसमें परेशानी की क्या बात है? नहीं, आपको तकलीफ़ होगी। हैं, इसमें तकलीफ़ की क्या बात? मुझे तो खुशी होगी। वो उसे अपनी कार के करीब ले गई और पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। वहीं बैठेंगे आप? जूलिया ने पूछा। जी हाँ, ठीक है। जूलिया ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, कहाँ चलिएगा? गेरॉल स्क्वायर में रहता हूँ, रेक्सटन स्ट्रीट। देखिए, आपको तकलीफ हो रही है। जूलिया ने हल्का सा कहका लगाया और कार चल पड़ी। रेक्सटन स्ट्रीट तक खामोशी ही रही। ना जूलिया कुछ बोली, ना इस पुरइसरार आदमी ही ने कुछ कहा। गेरॉल स्क्वायर के सामने कार रोककर जूलिया भी नीचे उतर आई, लेकिन उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने ये देखा कि वो आदमी पिछली सीट पर नहीं है। जूलिया रास्ते भर ख्यालात में खोई रही थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की सहमत गवारा नहीं की। वैसे ये तो लाजमी बात थी कि रवानगी की जगह से यहाँ तक उसने ट्रैफिक कांस्टेबल के इशारे पर कई चौराहों के करीब गाड़ी रोकी और वो पिछली सीट की तरफ गई, मगर सीट खाली नहीं थी। इस पर कपड़े की एक गठरी सी नजर आ रही थी, मगर इस गठरी में इस पुरइसरार आदमी के पास नहीं देखी थी। उसे खोलने के लिए झुक पड़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो किसी हेलीकॉप्टर में बैठी हुई हो और वो हेलीकॉप्टर बड़ी तेजी से जमीन की तरफ जा रहा हो। उसकी आंखें तिले अंधेरा आ गया और पेशानी पर पसीना फूट पड़ा। खड़ी में एक नौज़ायदा बच्चे की लाश थी। वो उसे बदहवासी में जल्दी से ढांक कर अगली सीट की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग के सामने ढेर हो गई। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाना चाहती थी हर हाल में, लेकिन अभी वो कार स्टार्ट भी नहीं कर पाई थी कि एक आदमी दरवाज़ा खोलकर उसके बराबर आ बैठा। ये सूरत ही से कोई लफंगा मालूम होता था। हर लिहाज से वो कोई बुरा आदमी था। जूलिया कांप कर रह गई। उसने पुरसकून लहजे में कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने जुमला अंग्रेज़ी में अदा किया था, मगर लहजा पढ़े लिखे आदमियों का सा था। उसने फिर कहा, गाड़ी चलाओ और उसे दरिया की तरफ ले जाओ, बकिया बातें रास्ते में होंगी। जूलिया ने बादल नख्वास्ता कार स्टार्ट की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कार चल पड़ी और इस आदमी ने कहा, मोहतरमा, ऐसे काम रात की तारीकी में अंजाम दिए जाते हैं। वो तो कहिए मेरी नज़र पड़ गई, और वरना आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाती। आप में बहुत थोड़े मुआवजे पर आपका ये काम करा दूंगा। किसी को कानो कान खबर ना होगी। मगर ये क्या हमाकत थी? आप बीच सड़क पर कार रोक कर गठरी खोलने लगी। जूलिया कुछ ना बोली। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। ये शायद, इस आदमी ने कहा, आपकी किसी सहेली का बच्चा है या आपकी बहन का। आपका तो नहीं हो सकता, मुझे यकीन है। मैं कुछ नहीं जानती, जूलिया ने भराई हुई आवाज़ में कहा। किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। अरे, अब मुझसे क्या पड़ता? मैं तो आपकी मदद करने जा रहा हूँ। इस तरह ठिकाने लगाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। आप सिर्फ 100 रुपये मुझे दीजिएगा। गरीब आदमी हूँ, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। वैसे अगर आप किसी बड़े दादा की चक्कर में पड़ गई होती तो वो 1000 से कम ना लेता। जूलिया कुछ ऐसी बदहवास थी कि सब कुछ भूल गई थी। उसे सिर्फ बच्चे की लाश याद थी और ये आदमी जो यकबयक इस तरह मुसल्लत हो गया। उसने फिर कहा, ऐसे कामों के लिए मुझे हमेशा याद रखिए। मैं आपको अपना पता बता दूंगा। ओ ज़रा ठहरिए, वो अगली गली है ना, उसके सामने कार रोक लीजिएगा। वहाँ चाय खाने में मेरा एक दोस्त है।
उसे भी साथ ले लूं, वो मुझसे ज़्यादा चालाक है। जूलिया ने सोचा वक्त बहुत अच्छा है, ये अपने साथी को बुलाने के लिए जाएगा और मैं चुपचाप खिसक लूंगी, मगर वो जूलिया से भी ज़्यादा होशियार था। जूलिया ने गली के पास कार रोक दी। उसे तवक्को थी कि वो उतर कर जाएगा, लेकिन उसने कार ही में बैठे बैठे पान वाले को आवाज़ दी। उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसने पुकार कर कहा, ज़रा शॉर्टी को भेज दे। पान वाले ने जूलिया को इस तरह घूर कर देखा जैसे वो कोई अजूबा हो, फिर वो खुद ही अपनी दुकान से कूद कर चाय खाने में जा घुसा। 2 या 3 मिनट बाद एक आदमी होटल से निकला और सीधा कार की तरफ आता दिखाई दिया। वज़ाहिकता से कोई देसी ईसाई मालूम होता था। शॉर्टी, मुझे पीछे बैठ जाओ, जूलिया के करीब बैठते हुए आदमी ने कहा। ये खातून मुसीबत में है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, शॉर्टी ने पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा और कार फिर चल पड़ी। आगे बैठे हुए आदमी ने कहा, दरिया की तरफ मोहतरमा। फिर वो शॉर्टी को बताने लगा कि किस तरह से एक बच्चे की लाश दिखाई दी जो वो रैक्सन स्ट्रीट में किसी का इंतजार कर रहा था, और अब उससे हर हाल में इन खातून की मदद करनी है। तुम बिल्कुल गधे हो, शॉर्टी बोला, ख्वामख्वाह दूसरों के पाँव में अपना हाथ डालते हो। आप ही समझ पूछ लेती, इनसे पूछो, दे भी सकेंगी 100 रुपए। काम तो बड़ा खतरनाक है। इतनी देर में जूलिया को सचमुच ये महसूस होने लगा था जैसे वो मुजरिम ही हो, नौज़ायदा बच्चे की लाश उसकी ज़ात से ताल्लुक़ रखती हो। मैं दूंगी 100 रुपए, उसने घुटी घुटी सी आवाज़ में कहा, लेकिन यहाँ इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। देखा बेटा, शॉर्टी ने कहका लगाया, मैं ना कहता क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। आपके पास 100 रुपये नहीं हैं? आगे बैठे हुए आदमी ने गुस्सेली आवाज़ में पूछा। नहीं, यहाँ नहीं है, लेकिन वापसी में आप मेरे घर चल सकते हैं। मैं घर नहीं जानता, वो हत्ते से उखड़ गया। या तो आप यहीं 100 रुपये अदा कीजिए या फिर मैं आपको सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। पुलिस स्टेशन के नाम ही से जूलिया बौखला गई। वो वहाँ अपनी असली हैसियत में नहीं ज़ाहिर कर सकती थी। असली हैसियत ज़ाहिर करने का तो ये मतलब था कि वो महकमे से ही अलग कर दी जाती, और महकमे से अलग हो जाने के बाद ज़िंदगी जैसी गुजरती ज़ाहिर थी। महकमा इतना माकूल तनख्वाह देता था कि वो एक कार भी रख सकती थी और रईसों की तरह ज़िंदगी बसर कर सकती थी। उसके ख्याल से वो काम गई। वैसे उसे इत्मीनान था कि X2 इन हालात की खबर ज़रूर होगी और इसकी तरफ से गाफिल ना होगा, मगर इस वक्त वो क्या करती? पुलिस स्टेशन तक मामलात को पहुंचाना X2 के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा। देखिए, आप इतनी मेहरबानी क्यों नहीं करते? जूलिया मनमनाई। हम जैसे लोग अगर मेहरबानी करने लगें तो खुद भूखे मर जाएं। हमसे तो किसी की हमदर्दी भी ना हो। फिर आप जो कुछ भी कहिए मैं करने को तैयार हूँ। पुलिस स्टेशन, वो गुर्राया। ये नहीं हो सकता। इसके अलावा ठहरिए, मैं बताता हूँ। शॉर्टी ने पिछली सीट से कहा, आप हमें एक तहरीर दे दीजिएगा। नहीं, आगे बैठे हुए आदमी ने गुस्सेली आवाज़ में तहरीर क्या होगी? नहीं, रुपए। तुम फिर गधे बनकर बातें कर रहे हो। एक शरीफ खातून है, इनका एतबार करो। बस एक तहरीर काफ़ी होगी। जब ये हमें रकम अदा कर देंगी हम तहरीर वापस कर देंगे। तहरीर क्या होगी? जूलिया ने पूछा। यही कि मैं एक नौज़ायदा बच्चे की लाश छुपा कर फेंकने के लिए जा रही हूँ। बच्चे की बाईं रान पर एक स्याह दाग है। ये मेरी सहेली अम्मा देवी का नाजायज़ बच्चा था। मैंने इसका गला घोंट कर मार डाला। मैं अम्मा देवी को बदनामी से बचाना चाहती हूँ। मैं ये सब कुछ बाहोश हो हवास लिख रही हूँ। इस तहरीर से क्या होगा? जूलिया ने पूछा। अगर रुपए अदा कर देंगी तो ये तहरीर आपको वापस कर दी जाएगी, वरना दूसरी सूरत में इसका पुलिस स्टेशन जा पहुंचना लाजमी होगा। लाश हम अपने साथ ले जाएंगे। जूलिया थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर बोली, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस तो फिर ठीक है, गाड़ी रोकिए, मैं आपको कागज़ और कलम देता हूँ। ये रही मेरी डायरी, बस इसी पर लिख दीजिए, फिर हम आपको आगे जाने की भी सहमत ना देंगे। जूलिया ने सड़क किनारे कार रोक दी। अब उसके चेहरे पर सरासिमी के आसार नहीं थे। उसने कहा, लेकिन उसकी क्या ज़मानत है कि तहरीर दे देने के बाद भी आप मुझे धोखा ना देंगे? यही यानी हो सकता है कि आप इसके बाद भी लाश मेरी कार ही भी छोड़ जाएं। नहीं, हम बदअहदी नहीं करते। शॉर्टी ने उसे इत्मीनान दिलाया। थोड़ी देर बाद जूलिया इसकी डायरी पर इसके कलम से लिख रही थी। वो जो कुछ भी बोला जूलिया लिखती चली गई। आखिर में उसने अपना सही नाम और पता भी लिख दिया। वो मुतमईन थी। उसे यकीन था कि वो जो कुछ भी कर रही है X2 की पसंद के मुताबिक होगा। हो सकता है वो उसे चारा बनाकर शिकार खेल रहा हो। ऐसी सूरत में उसे वही करना चाहिए जो ये लोग कह रहे हैं। अब इसकी क्या ज़मानत है कि ये नाम और पता दुरुस्त होगा? शॉर्टी ने डायरी वापस लेते हुए कहा, अगर आप मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखना चाहें तो पेश कर दूं। इस पर भी यही पता तहरीर है। ओह हाँ, ये ठीक है, ज़रा दिखाइए। जूलिया ने उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया और वो मुतमईन हो गया। मगर जूलिया ने कहा,
आप इन रुपयों की अदायगी किस तरह चाहते हैं? जब आप कहें हम वसूल कर लेंगे। आप में से एक आदमी इस वक्त भी मेरे साथ चल सकता है, लेकिन दूसरी की लाश उठाकर यहीं उतरना पड़ेगा। अरे बस ख़त्म कीजिए। शार्टी ने हंसकर बोला, हमें आप पर एतमाद है, हम किस दिन भी आपके घर पर आ जाएंगे जब दिल चाहे, जूलिया बोली। वो दोनों उतर गए और शार्टी घड़ी उठाए हुए था। ये लोग दरिया से ज़्यादा फासले पर नहीं थे, लिहाजा ये सड़क भी करीब करीब वीरान ही थी। जूलिया ने बड़ी जल्दी से कार घुमाई और शहर की तरफ भाग निकली। इमरान काफ़ी देर ज़ेबा को हंसा रहा था और इस तरह घुल मिल गई जैसे दोनों बरसों पुराने साथी हों, और अब सारी में रहने लगी थी। और आज खुद ही इमरान को सड़क के एक फुटपाथ पर टोका था, वरना इमरान तो मुँह चढ़ा कर निकला जा रहा था। इमरान ने उससे कहा भी कि वो उसे नहीं पहचानता। दोनों की ज़िंदगी पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन ज़ेबा सर हो गई। वो कहने लगी जो कुछ भी हुआ उसकी दोस्ती की ख्वाहिशमंद है और अब ज़िंदगी भर पतलून नहीं पहनेगी। फिर वो दोनों एक छोटे से कैफ़े में जा बैठे। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे ज़ेबा उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। Like, comment, share, press the bell icon.